Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all at my channel. आज हम हमारा अगला लेक्चर शुरू करने वाले हैं. ठीक है, कल आई होप तुम लोगों ने कल का लेक्चर परसों का लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी भी देख ली होगी. तो आज हम बिना ज़्यादा बातें करें हम रेप्लिकेशन से शुरू करते हैं. तो व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? देखो, while proposing the double helix structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. जैसे ही जब वो लोग जो वॉटसन और क्रिक थे, जब उन्होंने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज करा था, उसी टाइम पे उन्होंने एक और स्कीम प्रपोज करी थी. वो स्कीम किस लिए थी? वो स्कीम कि डीएनए किस तरीके से खुद का रेप्लिका बनाता है, मतलब हाउ डीएनए रेप्लिकेट, इससे रिलेटेड उन्होंने एक स्कीम निकाली थी. ठीक है, उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी बच्चा? It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. Watson and Crick 1953. देखो, ये थोड़ा सा ना स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट अगर अपन एक एक वर्ड पे गौर करें ना तो उनकी ये सिंपल मीनिंग उन्होंने क्या बताया कि जब उन लोगों ने ये बताया था ना कि भाई स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है ना, उस टाइम पे उन लोगों को ये बात पता थी कि जो वो स्पेसिफिक पेयरिंग करके कुछ बता रहे हैं ना, वो चीज़ किससे रिलेटेड है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह से कॉपी करता है, उसके मैकेनिज्म से ये बात कहीं ना कहीं लिंक्ड है. क्या मतलब है बेटा कि जब उन लोगों ने स्पेसिफिक पेयरिंग की बात शुरू करी थी, जब उन्होंने स्पेसिफिक पेयरिंग वाली बात बताई थी, तब उनकी नज़रों से ये बात नहीं छुपी थी कि वो लोग कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल के कॉपी होने के मैकेनिज्म की तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं. ठीक है, उनको ये बात पता थी. ओके, आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा क्या बोला है मैंने और इस लाइन ने क्या बोला है. ठीक है, देखो, द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड, उन्होंने जो उन्होंने स्कीम दी थी ना, वो क्या बताती है? वो स्कीम ये बताती है कि जो दो स्ट्रैंड है बेटा, वुड सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट. ये दोनों स्ट्रैंड हैं, ये दोनों सेपरेट होंगे और टेम्पलेट की तरह काम करेंगे. टेम्पलेट मतलब जिसको देख के नया डीएनए बनेगा, है ना, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. क्या बनाने के लिए? नया, इसी के जैसा नया कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगा ना, वो बनाने के लिए ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा. ठीक है, तो उस स्कीम ने बताया कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये अलग अलग होंगे और फिर दोनों किस तरह एक्ट करेंगे? टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे. किसके लिए? जो नया डीएनए बनाना है उसके लिए. ठीक है, आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस ख़त्म हुआ, ईच डीएनए मॉलिक्यूल, हर एक डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. अब जो नया डीएनए मॉलिक्यूल है, हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक तो पेरेंटल होगा, एक नया उनका डॉटर स्ट्रैंड होगा, मतलब एक पुराना होगा और एक जो नया बना है बेटा वो होगा. तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल होता है तो एक नया बना हुआ स्ट्रैंड होता है डीएनए का. तो इसी तरीके से जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो बेटा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है. सेमी कंजर्वेटिव क्यों? क्योंकि बेटा एक पुराना है एक नया है, इसी वजह से ये जो स्कीम है, इस स्कीम को नाम दिया गया सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब एज वी ऑल नो कि भाई बायो में कोई भी बात इस तरीके से तुमने कह दी तो इस तरीके से तो प्रूफ होती नहीं है. लाइक मैंने कुछ भी कहा तो मुझे उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना पड़ेगा. तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है, इस बात का क्या प्रूफ मिला? तो इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में देखो, इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. अभी ये बात प्रूफ हो चुकी है कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है. It was shown first in E. coli and subsequently in higher organisms such as plant. सबसे पहले कहाँ दिखाया गया? E. coli के अंदर ये बात बताई गई और भी जो हायर ऑर्गेनिज्म है सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स और प्लांट के अंदर भी ये बात देखने को मिली. साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा? दोज वर मैथ्यू मिजेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल. देखो, हल्के में नहीं लेना इस एक्सपेरिमेंट को, सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए. Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1958. 1958 के अंदर मिजेल्सन एंड स्टाल ने कुछ एक्सपेरिमेंट करा. किसके ऊपर करा? ई कोलाई के ऊपर करा था. क्या प्रूफ करने के लिए कि भाई डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. तो देखो, पहला पॉइंट लिखा है कि दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl15. 15 N लिया है, मतलब N नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप. नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 14 ना.
15 लिया है हमने, मतलब कि हैवी वाला आइसोटॉप लिया है नाइट्रोजन का, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। यही N15 ही हम लोगों ने रखा अलग अलग, काफ़ी आगे तक की जनरेशन के लिए हमने नाइट्रोजन का सिर्फ यही सोर्स रखा। तो रिज़ल्ट क्या आया कि N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो हमने देखा कि जो नया डीएनए बन रहा था उनके अंदर भी N15 आने लगा था, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब और साथ में जो बाकी के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे उनके अंदर भी N15 वाला आने लगा था। ये जो हैवी डीएनए का मॉलिक्यूल था, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। देखो ये जो हैवी डीएनए का मॉलिक्यूल था N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, N15 इज़ जस्ट हैवी आइसोटॉप होता है, बट इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। तो हम लोग इसको हैवी वाले को, लाइट वाले को किस तरह से सेपरेट कर सकते हो? वी कैन सेपरेट इट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन किसके साथ? सीजियम क्लोराइड के मीडियम में। तो डेंसिटी के बेसिस पे हैवी वाला नीचे आ जाएगा, लाइट वाला ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से बाय द मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड वी कैन सेपरेट हैवी एंड लाइट नाइट्रोजन। ठीक है, तो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल और लाइट डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट N15 इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। प्लीज़ ये तुम लोग भी ध्यान रखना कि N15 जो है ना बेटा, वो कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14, और N14 से ये सब डेंसिटीज़ के बेसिस पे ही सेपरेट करा जा सकता है। Then they transfer the cell into a medium with normal N14 NH4Cl। फिर बाद में उन्होंने नॉर्मल वाले नाइट्रोजन क्लोराइड के अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर में उसको डाल दिया, जिसमें नाइट्रोजन कैसा था? N14 वाला था। एंड टुक सैम्पल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम। और फिर जितने में इकोलाई रेप्लिकेट कर जाता है, जितने में इकोलाई डुप्लीकेट कर जाता है, उतना टाइम लिया उन्होंने। तो वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स के बाद जितने में सेल मल्टीप्लाई करती है, उन्होंने फिर एक्सट्रैक्ट करा डीएनए को, दैट रिमेन्ड एज डबल स्टैंडर्ड हेलिसेस। फिर उन्होंने डीएनए को सेपरेट करा जो डबल स्टैंडर्ड हेलिसेस की तरह रहता है। The various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the densities of DNA। जो अलग अलग सैम्पल्स थे उनको हमने इंडिपेंडेंटली सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के बेसिस के ऊपर हमने उसको हटा लिया, और डेंसिटीज़ ऑफ डीएनए के बेसिस पे हैवी और लाइट डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होने लगे थे। ठीक है, एक मिनट। द रिज़ल्ट, आगे तुम लोगों को रिज़ल्ट बताया होगा कि भाई ये बना था, है ना। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? हम लोगों ने हैवी वाला नाइट्रोजन लिया। एक मिनट, वी टोक हैवी वाला, सबसे पहले N15 वाला लिया। ठीक है, तुमने 20 मिनट बाद ये वाली फर्स्ट जनरेशन आई है। दिस वन इज़ फर्स्ट जनरेशन। तो पहली जनरेशन के बाद तुम लोगों को क्या देखने को मिला कि हमारे पास भाया सिर्फ और सिर्फ क्या थे? हाइब्रिड थे। 100% हाइब्रिड। 14 वाला भी मिक्स था डीएनए के स्ट्रैंड में, और 15 वाला भी क्या था? मिक्स था। बट फिर 40 मिनट हुआ, मतलब दोबारा उसको इकोलाई को मल्टीप्लाई करवाया, मतलब दिस इज़ योर सेकेंड जनरेशन। यहाँ तुमको क्या मिला बेटा? 50%। यू फाइंड 50% हाइब्रिड। 50% कौन सा है 50%? देखो 4 हैं तुम्हारे पास, 2 तो ये हो गए N15 N14 वाले, ये कौन से N14 मतलब लाइट। 50% लाइट मिला सेकेंड जनरेशन के अंदर। अब कई बार सवाल में तुमसे पूछ लेता है कि भाई 60 मिनट के बाद क्या मिलेगा, है ना। 80 मिनट के बाद तुम लोगों को क्या मिलेगा? तो मैं कहाँ लिख के दूँ तुमको? वेट, इधर ही कहीं लिख देते हैं। देखो 40 मिनट के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया फॉर 60 मिनट। आफ्टर 60 मिनट तुम लोगों को क्या मिलेगा? थर्ड जनरेशन मिलेगी बेटा, है ना। ये तो कोई बात है नहीं बताने की। वैसे थर्ड जनरेशन में क्या होगा? 75% लाइट होंगे। एक मिनट, ये क्या हो गया? 75% लाइट होंगे, 25% हाइब्रिड। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, लाइट वाले जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं उनका नंबर तो बढ़ता जाएगा, और जो हाइब्रिड वाला है उनका नंबर कम होता जाएगा। आफ्टर 60 मिनट, मान लेते हैं तुमको 80 मिनट का सवाल आ गया, है ना। एक मिनट,
आफ्टर 80 मिनट, एक मिनट, 80 मिनट के बाद तुम लोगों को क्या मिलेगा? क्या बताया मैंने? हाइब्रिड वाले का नंबर क्या होगा? कम होगा। तो 25 का मतलब आधा आधा करते जाओ। पहले 100% हाइब्रिड था, फिर आधा कर दिया तो 50% हाइब्रिड, फिर तुमने और आधा कर दिया तो यू विल गेट 25% हाइब्रिड। अब तुमने 25 का फिर से आधा कर दिया तो क्या मिलेगा बेटा? 12.5% यू विल गेट हाइब्रिड। बाकी कितना बचा? अदर, अदर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मत समझना मेरे को आता नहीं है, समझे ना? मेरे को आता है, समझे? बाकी का लाइट। देखो याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में यू विल गेट 100% हाइब्रिड, सेकेंड जनरेशन में मतलब आफ्टर 40 मिनट यू विल गेट व्हाट? 50% हाइब्रिड, 50% लाइट। इन थर्ड जनरेशन मतलब कि 60 मिनट के बाद तुम लोगों को मिला 75% लाइट एंड 25% हाइब्रिड, बट आफ्टर 80 मिनट यू विल गेट व्हाट? 12.5% हाइब्रिड एंड बाकी का तुमको क्या मिला? लाइट मिला। समझ आ गया अच्छे से? तो क्या कंक्लूजन निकला? दस that DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद इकोलाई डिवाइड करती है, तो N15 से हम लोग N14 मीडियम के अंदर उसको रखते गए, हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, उसके बाद उसको क्या मिला? हाइब्रिड मिलता गया। DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन मतलब आफ्टर 40 मिनट्स सेकेंड जनरेशन के अंदर हम लोगों को मिला was composed of equal amount of hybrid DNA and light DNA, equal amount of hybrid DNA and light DNA मतलब 40 मिनट के बाद मतलब सेकेंड जनरेशन के अंदर 50% हाइब्रिड, 50% लाइट। अब देखो, if E. coli was allowed to grow for 80 minutes then what would be the proportion of light and higher densities DNA molecule? खुशी की बात यह है कि मैं ऑलरेडी तुमको करवा चुकी हूँ, बट स्टिल आई हैव टू आंसर इट। इधर मैं साफ साफ लिख के दे देती हूँ तुमको, आफ्टर 80 मिनट्स बच्चा वी विल गेट, इधर भी मेरे से साफ साफ नहीं लिखा जा रहा, 12.5% हाइब्रिड, अदर लाइट। ठीक है, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट और रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे ही बहुत सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाकी साइंटिस्ट ने भी परफॉर्म करा। ठीक है, तो क्या यूज़ करा उन्होंने? रेडियो एक्टिव थायमिडीन उन्होंने यूज़ करा टू डिटेक्ट distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vixia faba. What is Vixia faba? Faba beans, okay, by Taylor, Taylor Swift नहीं है भाई ये, by Taylor and colleagues 1958 के अंदर, 1958 के अंदर टेलर और उसके कलीग्स ने फाबा बीन्स विक्सिया फाबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। सेम यही चीज़ पता करने के लिए मतलब सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को पता करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का इस्तेमाल करा था। The experiment proved that the DNA in chromosome also replicates semi-conservatively. उन्होंने बाद में ये प्रूव कर दिया था कि क्रोमोसोम के अंदर जो DNA है वो भी बेटा सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट होता है। ठीक है, और क्या है? बस इतना ही है। इसके बाद हमारे पास है द मशीनरी एंड द एंजाइम। अब भाई देखो, रेप्लिकेशन है, अब रेप्लिकेशन मान लेते खाना बनाना हो गया, तो खाना बनाने के लिए तुमको कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई में नहीं बनाना हो तो तुमको कुकर तो चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ यूटेंसिल तुमको चाहिए, मसाले तुमको चाहिए, है ना? तो तुमको सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं बस सोच लिया खाना बनाना है तो खाना बन गया, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। तो रेप्लिकेशन के लिए भी ऐसा हमने सोच लिया कि भाई हाँ डीएनए रेप्लिकेट हो जाए तो डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, नहीं, इतना सिंपल भी नहीं होता है। उसके लिए हमको मशीन चाहिए, है ना? अब तुम सोचो कि मैम मशीन, दीदी मशीन कैसी, क्या मशीन कैसी? ओके, पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, चिंता मत करो। और क्या चाहिए बेटा? एंजाइम्स चाहिए तुमको। अब देखो क्या लिखा है भाया, इन लिविंग सेल्स सच एज इकोलाई, लिविंग सेल्स में जैसे कि इकोलाई हमने एग्जाम्पल लिख लिया। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट मतलब कि एंजाइम। हम लोगों को रेप्लिकेशन के प्रोसेस को होने देने के लिए हमको क्या चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए। अब कैटलिस्ट है क्या? कैटलिस्ट एंजाइम है। द मेन एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो सबसे मेन एंजाइम है वो कौन है? डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला डीएनए पॉलीमरेज। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, आगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotide। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन के लिए, अब तुम लोग न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमर करोगे तभी तो डीएनए आएगा ना, है ना? तो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइजेशन के लिए
इस चीज़ को कैटेलाइज करने के लिए, डीएनए के टेम्पलेट को देख के कैटेलाइज करने के लिए हमको कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डीएनए के टेम्पलेट का इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, कैटेलाइज करने के लिए। अब कैटेलाइज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट को इस्तेमाल करता है कैटेलाइज करने के लिए। व्हाट इट कैटेलाइजेज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time। अब ऐसा तो है नहीं भाई तुम्हारे पास साल महीनों का टाइम है ना, साल 10 साल का टाइम है, आराम से करो। नहीं, कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों को इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा अमाउंट बेस पेयर्स का हम लोगों को रेप्लिकेट करवाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली तुम्हारी मशीन ऐसा तो है नहीं कि भाई ख़राब हो जाए, बीच में डुप्लीकेट ख़राब बना दे, है ना, नकली बना दे, कुछ ना कुछ एरर कर दे। ऐसा नहीं चाहिए, तुमको बहुत एकदम सुपर एफिशिएंट एंजाइम चाहिए जो कि डीएनए पॉलीमरेज है। ये एक बहुत अच्छा एंजाइम है बेटा, वरना इतने शॉर्ट टाइम में तुम लोगों को इतनी बेस पेयर्स का रेप्लिकेट करवाना है और पूरा का पूरा डीएनए तुमको बदलवाना है। तो सोचो तुम लोग कितना ज़्यादा अच्छे से काम इसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ म्यूटेशन का केस हो सकता है ना। अगर डीएनए में थोड़ा भी चेंज हुआ तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाएगा, है ना। तो इसी वजह से इन एंजाइम्स को क्या होना चाहिए, सुपर एफिशिएंट होना ही चाहिए। तो ये जो एंजाइम होते हैं बेटा हाईली एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इन लोगों को पॉलीमराइजेशन करना होता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बहुत छोटे टाइम में। अब इकोलाई का एग्जांपल लेते हैं, उसके पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं कंपेयर्ड अगर ह्यूमन डिप्लॉयड कंटेंट ले जिसके पास 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो उसके अंदर कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब तुम लोगों को जैसे मैंने बताया कि इकोलाई 20 मिनट में रेप्लिकेट होती है, बट अगर एक रिड्यूस टाइम हम ले तो वो 18 मिनट में रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो 18 मिनट के अंदर तुमको 4.6 × 10⁶ बेस पेयर का रेप्लिकेशन करवाना है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारा एंजाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, बहुत जल्दी जल्दी काम करे और बिना एरर के काम करे, समझ गए। दैट मीन्स तो एवरेज रेट कितना है पॉलीमराइजेशन का, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में लगभग 2000 बेस पेयर को रेप्लिकेट करना है ये वाला एंजाइम, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमराइजेज हैव टू बी फास्ट, मतलब सिर्फ जल्दी होने से कुछ नहीं होता कि भाई सिर्फ फास्ट है बट गलतियाँ कर दो, ऐसा भी नहीं है। फास्ट होने के साथ साथ बट दे ऑल्सो हैव टू कैटेलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इनकी एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही का सही ही हमको बनाना है, बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है बेटा इनके अंदर। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन, कुछ भी गलती हुई रेप्लिकेशन के टाइम पे तो म्यूटेशन होगा। फर्दर मोर इसके बाद एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, मतलब एनर्जी देखे तो बहुत ज़्यादा खर्च होती है एप्लीकेशन के प्रोसेस में, है ना। तो बहुत एनर्जेटिकली भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स, फिर से पढ़ो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स सर्व डुअल पर्पसेस। देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स जो हैं बेटा इनके दो काम होते हैं। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के तरह भी काम करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। द 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स इन डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट आर वेरी हाई एनर्जी फॉस्फेट, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। जिस तरीके से एटीपी के अंदर फॉस्फेट का बॉन्ड टूटने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरीके से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड के अंदर 3 फॉस्फेट हैं जिसमें से 2 फॉस्फेट के टूटने के बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो इसी वजह से ये जो टर्मिनल के 2 फॉस्फेट हैं बेटा ये एनर्जी के लिए बहुत अच्छे सोर्स हैं। और दूसरा इनका काम क्या है, ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं, समझ गए। बिल्कुल अच्छे से, सबस्ट्रेट ही बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, भूलना नहीं है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ कभी। तुम 11th तो पढ़ी है, इतनी तो पढ़ी ही है, तभी तो 12th में आओ तुम लोग, है ना। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स के बेटा 2 काम होते हैं। टर्मिनल वाले फॉस्फेट एनर्जी देते हैं और ये खुद सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है। ओके, आगे देखें तो आगे क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ तुम्हें और क्या क्या चाहिए, मैनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हम लोगों को और भी दूसरे एंजाइम चाहिए जिनका मतलब जो एफिशिएंटली भी अच्छे हों, एक्यूरेसी में डिग्री भी उनकी अच्छी हो।
फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, अब डीएनए का मॉलिक्यूल पता है काफ़ी लंबा होता है ना। सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब पूरा का पूरा तुम डीएनए खोलोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के छोटे छोटे पार्ट खोलते हैं, फिर वहाँ रेप्लिकेट करते हैं, फिर उसको बंद करके अगला पार्ट खोलते हैं, ठीक है। तो द रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रेफर टू एज रेप्लिकेशन फॉर्क। उस चीज़ को हमने रेप्लिकेशन फॉर्क नाम दिया है। पूरा का पूरा डीएनए ना खोल के हम एक छोटी सी ओपनिंग रखते हैं डीएनए हेलिक्स की, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क जिसका नाम देते हैं। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। अब डीएनए पॉलीमरेज की अलग नखरे हैं, है ना। अब ये भाई पता है हम लोगों को कि भाई थोड़ा सा वीआईपी एंजाइम है, ज़रूरी एंजाइम है, तो भाई ये तो भाव खाएगा ही खाएगा। तो इसकी पहली शर्त क्या है कि ये सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड पर ही काम कर सकता है, कि ये सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में ही काम कर सकता है। समझ गए। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। अब इसकी वजह से हमको और दिक्कतें आती हैं। एट द रेप्लिकेटिंग फॉर्क कंसिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम के ऊपर कौन काम करेगा भाया। द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। देखो इस तरीके से बना के दिखाती हूँ मैं तुमको, ये है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रैंड है 3 to 5 मान लेते हैं, 1 मिनट। अब ये वाला 3 प्राइम, तो ये वाला 5 प्राइम, ठीक है। अब सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज को काम करना है, वो काम करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब ऐसे तो काम होगा नहीं होता है। इधर से ऐसे जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जाएगा, तो ये हो गया 5 प्राइम। बेटा यहाँ पर भी पोलैरिटी उल्टी होनी चाहिए और यहाँ पर भी पोलैरिटी उल्टी होनी चाहिए, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हो गया। इतना काम डीएनए पॉलीमरेज ने कर दिया। तो ये कैसा हुआ, ये तो डीएनए पॉलीमरेज ने करा, तो ये तो कंटिन्यूअस है, लगातार काम हुआ है। वाइल ऑन द अदर, जो दूसरा टेम्पलेट है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, अब जहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, है ना, तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब यहाँ 5 प्राइम है ना, 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, लास्ट में क्या आया, 3 प्राइम आया। समझ गए। द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, क्योंकि जोड़ने के काम में यही आता है, फेविकोल जैसा काम होता है इसका। तो डीएनए लाइगेज इन सबको जोड़ देगा, ग्लू कर देगा। समझ गए। आगे दिखाया है डायग्राम, जैसा मैंने सेम बनाया वैसा ही 1-2 चीज़ें और बता देंगे साथ में तुमको। द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ऑन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। अब इसका दूसरा नखरे वाला काम ये है कि मैं काम शुरू नहीं करूँगा, मैं काम एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट पहला स्टेप कोई और लेगा, है ना। जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने की बात होती थी, भाई परमिशन तू ले ले अंदर जाने की, बाकी आगे जाके मैं कह दूंगा सब, बस तू परमिशन ले ले, ऐसा होता था। तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि तुम लोग पहला स्टेप कर दो, बाकी का मैं काम कर लूँगा, है ना। तो ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए। अब ऐसा तो है नहीं कहा भाई डीएनए जहाँ मन करा भाई यहाँ खोल दो तो यहीं से खोल दिया, ऐसा नहीं होता है। कहीं से भी शुरू नहीं होती रैंडमली, ऐसा नहीं होता कि डीएनए कहीं से भी खुल के बैठ जाए यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू कर, नहीं। देयर इज़ अ डेफिनेट रीजन, कुछ पर्टिकुलर डेफिनेट रीजन होता है ई कोलाई के अंदर जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। ऐसे ही रीजन को ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। जहाँ से रेप्लिकेशन का काम शुरू होता है उस जगह को रेप्लिकेशन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट एक मिनट because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedures requires a vector. The vector provide the origin of replication. vector क्या है, vector act like an auto rickshaw, ठीक है। जैसे आगे बायोटेक में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डीएनए को किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ हम लोग रिकॉम्बिनेंट करवा के किसी वेक्टर के थ्रू किसी और ऑर्गेनिज्म में हम लोग डालते हैं अपना प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में बेटा यही है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का खेल है। हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। किस तरह से, पहले तो अपना जो डिज़ायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको लेते हैं, उसको फिर वेक्टर के अंदर डाल के हम लोग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल कुछ भी है उसके अंदर डालते हैं। फिर वेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसको प्रोवाइड करे। वेक्टर उसको ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देगा तभी रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए वो रेप्लिकेट करना शुरू करेगा और फिर जो हमने डिज़ायर्ड कैरेक्टर सोचे हैं वो उसके अंदर आएंगे।
समझ गए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में किसका काम होता है? वेक्टर का। वेक्टर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ले जाकर रेप्लिकेट करवाएगा, क्योंकि वेक्टर इज द वन हु प्रोवाइड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और जहां ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहीं से रेप्लिकेशन शुरू होता है ना। तो मेन काम किसका है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का है, मतलब वेक्टर का है। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। हाँ, माना कि हम लोगों के एनसीईआरटी के औकात के हिसाब से इतना पढ़ लिया उतना बहुत है, इतना ज़्यादा तुम लोगों को नहीं देखना है। यूकैरियोट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल होता है। एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। ये दोनों चीज़ें, मतलब कि सेल डिवीजन साइकिल और रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी, अ क्रोमोसोमल एनोमली। अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ, मतलब सेल डिवाइड ही नहीं करी, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, डीएनए डबल हो गया, बट सेल डबल नहीं हुई, तो डॉटर सेल बनी नहीं, तभी तो डीएनए डिवीजन होता कि भाई एक पेरेंट मतलब डॉटर में बट जाए, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सेल खुद ही डिवाइड नहीं करी, डीएनए रेप्लिकेट होके बैठ गया, तो पूरा का पूरा सब कुछ खेल बिगड़ गया। तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डीएनए हो जाएगा, ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड हो जाएगी। पॉली बहुत ज़्यादा, प्लॉइडी लेवल पता है ना तुमको, N 2N, ये क्रोमोसोम के नंबर से ही है बेटा। इसमें एक क्रोमोसोम का सेट है, इसमें डबल हो जाता है ना, जैसे हम लोगों को केस में होता है, हमारे पास कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, सो वी आर 2N। ओके, इस तरीके से होता है। तो अगर सेल डिवाइड नहीं हुई बट डीएनए डिवाइड हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन हो जाता है, क्रोमोसोमल एनोमली। तुम लोगों को पिछले चैप्टर में भी बताया था, है ना। क्रोमोसोमल एनोमली में पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट बढ़ जाता है, इसी वजह से बढ़ता है, क्योंकि सेल डिवीजन तो नहीं हुआ, सेल ने खुद को डिवाइड नहीं करा, बट डीएनए रेप्लिकेट हो गया। ओके, एक ही बात को बार बार ना दोहरा के हम आगे देखते हैं। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ऑरिजिन एंड द प्रोसेस अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस मतलब आगे तुम बीएससी एमएससी जो भी करोगे, बट तुम लोग नीट एस्पिरेंट्स हो, तो अपना मोटिव, एम, ड्रीम सब क्लियर रखो, ठीक है। तो तुम लोगों को बस सीधा जाना है एकदम। तो यहाँ तक बता दिया कि भाई इतना इतना ऐसे ऐसे होता है। अब देखो रेप्लिकेशन फॉर्क तुम लोगों को दे रखा है ना। यार ये पूरा तो आएगा नहीं, और छोटे से में मैं पढ़ाऊँ कैसे? आई डोंट नो व्हाट टू डू। इतना भी आ जाए तो देखो, यहाँ 3 प्राइम है, आज कलर चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं। यहाँ 3 प्राइम है, तो यहाँ क्या होगा? मैं इधर लिख रही हूँ थोड़ा सा साइड में, यहाँ होगा 5th प्राइम, ठीक है। यहाँ 5 प्राइम है बच्चा, तो यहाँ 3 प्राइम होगा, ठीक है। तो देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम कर सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब ऐसे मत सोचने ला बेटा, ऐसे मत सोच लेना बेटा कि भाई यहाँ से ये काम शुरू हो गया, मतलब यहाँ से शुरू हो गया, नहीं होता है बेटा ऐसा। यहाँ से भी 5 प्राइम काम शुरू करना कैसे शुरू करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 3 वाले के अपोजिट 5 प्राइम आएगा, फिर ये 3 प्राइम वाला काम शुरू होगा, समझ गए? ऐसे होता है। फिर आगे नहीं जाना है तुमको, यहाँ ये स्टैंड बंधा हुआ है, ठीक है, इतना ही खुला है, मान लो इतना ही खुला है तुम्हारे लिए सिर्फ। फिर यहाँ से वापस आना है तुमको, तो 5 प्राइम, अब यहाँ 5 प्राइम लोगे तभी तुम लोग इस 5 के उल्टा 3 ला सकोगे, है ना। तो ये वाला क्या है? डिसकंटिन्यूस है बेटा। एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, दिस इज़ मच बेटर। ये जो चीज़ है ना, ये जो फ्रेगमेंट हमने तोड़ तोड़ के बनाए हैं, इनको ना ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ये एनसीईआरटी में है नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, इनको कौन जोड़ता है? ये तो एनसीईआरटी में है बेटा, डीएनए लाइगेज जोड़ता है। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला रेप्लिकेशन फोक का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर सबसे पहले काम कौन करेगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। किस स्ट्रैंड पे? देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करेगा ऑन द स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम, समझ गए? रेप्लिकेशन फॉर्क का कौन सा पार्ट है? वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ना। और डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, समझ गए? समझ गए। अब ये किस तरफ है? रेप्लिकेशन फॉर्क इधर है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ है या दूर है? रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहे हैं हम, तो इट इज़ टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट किधर बने? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहाँ बने? जो रेप्लिकेशन फॉर्क का 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला पार्ट था उसके ऊपर बने। कैसे बने? 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरीके से बने, और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क बने। ये डायग्राम अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर तुमको कोई दुख, पीड़ा, कष्ट, कुछ भी गम वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ये वाला
कंटिन्यूस है, ये वाला डिसकंटिन्यूस। देखो ध्यान रखना, ये प्राइम तुमको बहुत कंफ्यूज करेगा। तुमको रेप्लिकेशन फॉर्क का स्ट्रैंड बोला है, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क का 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोला है, या फिर डीएनए पॉलीमरेज के काम करने का तरीका बोला है। तो ये दोनों तुमको ध्यान रखना है कि क्या बोली है क्वेश्चन में ये बात, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा इसके अंदर, इतना ज़्यादा कुछ हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। इजी पीजी सब है, तो तुम लोग ईजिली कर लोगे, मुझे तुम लोगों को पूरा भरोसा है। ओके तो आज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 30 मिनट वैसे हो चुके हैं, बट हम ट्रांसक्रिप्शन यहाँ तक कर रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन छोटा सा है, ज़्यादा कुछ एकदम बेसिक बातें हैं, कुछ समझाने जैसा सा नहीं है, बट स्टिल हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। काला पेनी नहीं, लाल ले लो नहीं, सॉरी रेड। देखो, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मशीन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये मैं तुमको बता चुकी हूँ कि डीएनए से आरएनए के बनने को प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। Hence, here also the principle of complementarity governs that the process of transcription, कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है। क्या कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कि भाई सी के आगे जी आएगा, जी के आगे सी आएगा, एक्सेप्ट कुछ जगहों पर। अब डीएनए के अंदर थायमीन है, तो अगर थायमीन में लूँ तो आरएनए के अंदर क्या आएगा, आरएनए के अंदर एडेनिन आएगा, ठीक बात है। बट अगर डीएनए में एडेनिन है तो बेटा आरएनए में क्या आएगा, यूरासिल आएगा। बट यहाँ थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखना है, अगर डीएनए के अंदर टी है तो आरएनए में ए होगा, डीएनए में अगर ए है तो आरएनए में यू होगा। बस ये वाली बात जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जो तुम लोगों को याद रखनी है। एक मिनट, वाह, बिना कुछ करे साफ सफाई हो गई। चलो बहुत देख लिया हमने, ये वाला पेन लेके करते हैं। एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। अब ये मैंने तुमको बता चुकी हूँ कि भाई एडेनिन के साथ अब कौन आएगा, यूरासिल। कहाँ पर, आरएनए में। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट डीएनए से जब आरएनए बनेगा तब बेटा थायमिन की जगह कौन आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा, जहाँ जहाँ आना चाहिए। However, unlike in the process of replication, which once set in the total DNA of an organism get duplicated, हम लोगों को पता है कि एक बार डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ तो पूरा का पूरा डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा। इन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। डीएनए का एक ही सेगमेंट, देखो पहली बात तो ये कि दोनों स्ट्रैंड नहीं है, इन दोनों स्ट्रैंड में से भी एक स्ट्रैंड, इस एक स्ट्रैंड का भी एक सेगमेंट आरएनए बनाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए का एक सेगमेंट, सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, और दोनों में से एक स्ट्रैंड काम करेगा जो कॉपी बनाएगा आरएनए के अंदर, ठीक है। क्या बोला है मैंने कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड काम करेगा और उस एक स्ट्रैंड का भी एक सेगमेंट ट्रांसक्रिप्ट होगा किसमें, आरएनए के अंदर। This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region in the strand of DNA that would be transcribed। अब ये लिमिट कर देता है चीज़ों को कि भाई पूरा का पूरा डीएनए तो ट्रांसक्राइब हो नहीं सकता, तो भाई कौन सा सेगमेंट जाएगा, कौन सा स्ट्रैंड जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, क्या नाम होगा, आगे पूरा पढ़ेंगे। अभी इस बात का जवाब तुम लोग ले लो कि पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं होगा, दोनों के दोनों कॉपी क्यों नहीं हो रहे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, हैज़ द सिंपल आंसर। इसका सिंपल सा आंसर है, पहली बात तो ये, इफ़ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट में बता चुकी हूँ, टेम्पलेट क्या होता है, जिसको देख के नया डीएनए बनेगा। अगर दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी का ये मतलब नहीं कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, नहीं, ये मतलब नहीं होता। दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, है ना। तो अगर दोनों के दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो अलग अलग आरएनए बनेगा, मानते हो तुम लोग तो ये बात। एंड इन टर्न इफ़ दे कोड फॉर प्रोटीन, जैसा कि होता ही है, अब फिर आरएनए प्रोटीन की तरफ जाएगा। अगर वो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। तो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। हैंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। इसी वजह से एक सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का एक सेगमेंट दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा, जैसा कि पॉसिबल नहीं है, जैसा कि नहीं होने दे सकते हम लोग, सॉरी। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, और इसकी वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल बने एक साथ तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। हमने एक दूसरे को देख के ही तो बनाया है,
तो दोनों के दोनों आरएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो क्या बना लेंगे आपस में मिलके, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, ठीक है। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, जिसकी वजह से आरएनए कभी प्रोटीन में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाएगा। एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, और फिर ये बर्बाद हो जाएगा, जो भी हमने ट्रांसक्रिप्शन करा है ये सब खत्म। तुम लोगों को समझ तो आया है ना? अगर नहीं आया ये वाला पैराग्राफ तो मेरे को फिर से बता देना कमेंट बॉक्स में, हम लोग फिर से कर लेंगे। वैसे भी तुम लोग कुछ नहीं बताते कमेंट बॉक्स में, बट स्टिल फॉर माई हैप्पीनेस तुम लोग बता देना अगर तुमको ये वाला पैरा समझ नहीं आया तो बाकी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जैसे कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड, देखो मैं एक स्ट्रैंड लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये वाला डीएनए है ACTGATA, तो क्या आएगा यहाँ पे TGACTAT, है ना, ये है। तो अब बेटा ये दो स्ट्रैंड है, तो ये वाला भी टेम्पलेट, ये वाला भी टेम्पलेट, इसको देख के RNA 1 बनेगा, इसको देख के RNA 2 बनेगा। इसको देख के RNA 1 कैसे बनेगा? ए के आगे अब कौन आ जाएगा? U आ जाएगा, UGACUAU, ठीक है। तो ये RNA 1 हो गया। RNA 2 क्या होगा? टी की जगह, टी के आगे कौन आता है? ए आता है, ACUG, टी के आगे फिर क्या आएगा? U ना, ए के बाद फिर नहीं, टी के बाद बेटा ए आएगा, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गई। ए के आगे आएगा यूरैसिल, तो ठीक है, थायमिन के आगे फिर वापस ए, ठीक है। तो अब एक तरफ तो ये वाला RNA 2 बन गया, एक RNA 1 बन गया। दोनों के दोनों अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, U के आगे क्या लिखा है? यहाँ U है तो यहाँ A है, G है तो यहाँ C है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हम लोगों को पता है। तो क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। ये वाला अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ये वाला अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल, एक डीएनए का सेगमेंट 2 प्रोटीन के लिए कोड करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से बेटा दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड और टेम्पलेट की तरह काम में नहीं आ सकता। आई होप तुम लोगों को अब ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी टाइम टू टाइम पढ़ते रहें, बिल्कुल भी ढील ना बढ़ते हैं। तुम्हारा पेपर बहुत नज़दीक आते जा रहा है, जैसे जैसे समय गुजरता है हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाता है, बट तुम लोगों को स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन तो श्योर है, ठीक है। तुम्हारा नहीं होगा तो नालायक किसका होगा, ठीक है। तो अपने आप को ये बात 10 बार याद दिलाएं, और मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। आई एम ऑलवेज विद यू एंड आई ट्रस्ट यू, ओके। तुम लोगों की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। कोई दिक्कत परेशानी, कष्ट, पीड़ा, दुख, गम और कुछ है तो मुझे बता देना। किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई बात हो तो कम शेयर विद मी, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूँगी तुम लोगों को और अच्छे से पढ़ाने की। अगर अभी मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत है तो मुझे ये भी बता ही देना, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी पढ़ते रहें, अपने साथ रखें, ज़्यादा फालतू के चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर से किताबें उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद पढ़ो, खुद करो, और अपनी स्ट्रेटजीज प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत करो। ऐसे नहीं पूरा गुट बना रखा है तुमने कि भाई हाँ आजा तेरे को बता देता हूँ, आजा तेरे को बता देता हूँ, नहीं। एकदम अपनी ट्रस्टवर्दी 1 से 2 दोस्त रखो, दैट्स इट। इतने ही फ्रेंड्स तुम्हारे काम आएंगे, बाकी के बस सब तुम पे नज़र रख रहे हैं कि भाई तू कितना कर रहा है, तू कितना कर रहा है, तेरे को देख के मैं आगे बढ़ जाऊँ, है ना। सब ऐसे ही बेटा, कॉम्पिटिशन का दौर है, मुझे भी पता है, मैंने भी तैयारी करी है, मेरे भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं। तो इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजीज़ अपने तक ही रखें, बेटर रहेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहें, लिखते रहें, अच्छे से याद करते रहें, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू बच्चों, ऑलवेज गॉड।